नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने देखा था कुछ बेसिक कंसेप्ट थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड। अब हम सीधा बात करने वाले हैं कोर्स की। तो कोर्स की अपनी शुरुआत होती है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। तो इससे पहले वाले कुछ बेसिक कंसेप्ट जानने जरूर थे आगे वाले टॉपिक्स को समझने के लिए। तो उन वीडियोस को आप अवश्य रूप से देखें ताकि आपको आगे वाले सारे टॉपिक्स इजीली समझ आ पाए। तो आज का टॉपिक शुरू कर रहे हैं हम आइडियल गैस क्वेश्चन से। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जब देखा था आइडियल गैस के बारे में, तब वहां पे एक स्टेटमेंट लिखा गया था कि आइडियल गैस इक्वेशन के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में ना ही तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। यानी ना ही वो आइडियल गैस एक दूसरे को धकेलती है, ना ही वो एक दूसरे को आकर्षित करती है। इसका मतलब ये है कि उनके बीच में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। और मैंने बात की थी कि जहां पे भी कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट ना करे तो उस केस में अपनी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? जीरो। क्या हो जाती है? जीरो। अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो है तो हमें पता है कि हमारी जो इंटरनल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है? द सम ऑफ ऑल एनर्जीज। तो मेजरली अपने पास यहाँ जो एनर्जी होती है वो होती है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में अपनी पोटेंशियल एनर्जी तो हो जाती है जीरो, तो अपने पास सिर्फ बचती है काइनेटिक एनर्जी। तो हमने वहां पढ़ा था नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between the molecules of an ideal gas। अब इनके बीच में ना ही तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। यहां नहीं, इस केस में कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाती है? जीरो। और हमें पता है जो अपनी इंटरनल एनर्जी है तो किसके बराबर होती है? काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यहां पे कोई भी कंजर्वेटिव फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है। तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। तो अपनी जो इंटरनल एनर्जी होती है फॉर एन आइडियल गैस, हमारी जो इंटरनल एनर्जी है जिसको हम लिखते हैं डेल यू से, वो किसके बराबर हो जाती है? काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर? काइनेटिक एनर्जी। ये हम पहले वाले वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अब यहां से हम शुरू करते हैं कि इस इंटरनल एनर्जी का क्या फॉर्मूला निकल के आता है। डेरिवेशन आपके कोर्स में काम का नहीं है, अगर क्योंकि आपके जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आते हैं, तो आप सीधा फॉर्मूले को समझे तो ज्यादा बेटर है। तो अपन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला यहां से निकल के आता है अपने पास एन एफ बाई टू आर डेल्टा टी। ये आपका फॉर्मूला निकल के आता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, जो किसके बराबर है अपने फॉर एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी के। किसके बराबर है? काइनेटिक एनर्जी। अब इस फॉर्मूले में जितने भी नए टर्म्स है उसको एक एक करके हम डिफाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं डेल यू की। डेल यू अपना होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एन होता है अपना नंबर ऑफ मोल्स। एफ होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम। आर होता है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। डेल्टा टी होता है आपका चेंज इन टेम्परेचर। अब हम एक एक टर्म को लेंगे और एक एक टर्म को डिफाइन करेंगे। डेल यू हो गया आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एन हो गया आपका नंबर ऑफ मोल, जो किसी भी पर्टिकुलर सिस्टम के लिए क्वेश्चन में आपको गिवन होगा, तो आपको इससे कोई भी परेशानी नहीं होने वाली। सबसे मेन चीज है यहाँ पे समझने वाली, वो है आपकी स्मॉल एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। एफ यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये डिग्री ऑफ फ्रीडम हम जनरली निकालते हैं आइडियल गैस क्वेश्चन, आइडियल गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए। अब मॉलिक्यूल्स भी तीन टाइप्स के होते हैं, एक तो मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक और एक ट्राई एटॉमिक। अब सबके लिए अपन अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम के फॉर्मूलेस निकालें। सबसे पहले हम जानते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम होता ही क्या है। मान लीजिए कोई एटम है,
कोई एटम है, अब उसके पास कितनी स्वतंत्रता है किसी भी एक्सिस में जाने की। फॉर एग्जांपल अपने पास एक एटम है, मान लीजिए एक एटम है, इसके पास कितनी स्वतंत्रता है कि ये किसी भी एक्सिस में जा सकता है। ये आगे, मैं चाहूं तो ये आगे इसको भेज सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको साइड में भेज सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको ऊपर की तरफ ले जा सकता हूं, यानी इसके ऊपर अभी कोई भी बाध्यता नहीं है। तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन कर सकते हैं कि वो जिस भी एक्सिस में जाना चाहे उसके पास कोई भी बाध्यता नहीं है, यानी वो उसकी क्या कहलाती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर स्वतंत्रता की कोटि। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को मैं डिफाइन करूं तो द नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट टर्म्स, मतलब उसके पास कितनी स्वतंत्रता है किसी भी एक्सिस में जाने की। इसको मैं दो मेथड से आपको समझाने वाला हूं और आपको तभी समझ में आएगा जब आप इसके एग्जांपल्स को सही रूप से समझेंगे। इसको दूसरे रूप से मैं अगर मैं समझाऊं तो ऐसी एक्सिस जहां पे उस एटम की, ऐसी एक्सिस जहां उस एटम की काइनेटिक एनर्जी, जहां उस एक्सिस की काइनेटिक एनर्जी कैसी हो, कंसिडरेबल हो, कैसी हो, कंसिडरेबल, या फिर मैं इसको बोलूं कि उस एक्सिस में उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसी हो, मान्य। उस एक्सिस में, उस केस में हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम। मेजरली डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 टाइप्स ऑफ मोशन से मिलकर बनी होती है। आपके टोटल 3 टाइप्स ऑफ मोशंस होते हैं। एक होता है आपका ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है आपका रोटेशनल मोशन, एक होता है आपका वाइब्रेशन मोशन। थोड़ी देर रुकिए, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दिखाऊंगा, आपको पूरा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अपने पास होते हैं 3 टाइप्स ऑफ मोशंस, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन, एक होता है अपना रोटेशनल मोशन, एक होता है अपना वाइब्रेशनल मोशन। अगर किसी एटम का जो मूवमेंट है वो लीनियर मूवमेंट है, कैसा है, लीनियर, जैसे ये सीधा जा रहा है, ये आगे की तरफ सीधा जा रहा है, ये ऊपर की तरफ सीधा जा रहा है, इस टाइप के मोशन को बोलते हैं हम ट्रांसलेशन मोशन। क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन मोशन। यानी अपना जो लीनियर मोशन है वो क्या कहलाता है, अपना ट्रांसलेशन मोशन। जब कोई एटम रोटेट करता है, क्या करता है, रोटेट किसी एक्सिस के अलोंग, क्योंकि उसे एक रेफरेंस एक्सिस चाहिए रोटेट करने के लिए, उसे हम बोलते हैं रोटेशनल मोशन। क्या बोलते हैं, रोटेशनल मोशन। जब कोई सिस्टम वाइब्रेट करता है, यानी अपनी जगह पे ही हिल रहा है, डोल रहा है, आगे की तरफ बढ़ रहा है, तो वो सारे क्या कहलाते हैं, अपने वाइब्रेशन मोशन। वाइब्रेशनल मोशन हम जनरली तभी पढ़ते हैं जब अपना सिस्टम किस पे हो, एट हाई टेम्परेचर। किस पे हो, एट हाई टेम्परेचर। जब अपना सिस्टम किस पे हो, एट हाई टेम्परेचर। जब तक क्वेश्चन में गिवन नहीं है कि अपना सिस्टम एट हाई टेम्परेचर है, तब हम वाइब्रेशन मोशन को कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम किसी चीज, पानी को उबालेंगे तभी वो गुनगुनाट करके उबलेगा। अगर उसे हम गर्म नहीं करेंगे तो वो सारे मॉलिक्यूल्स कैसे रहेंगे, स्टेबल। कैसे रहेंगे, स्टेबल। यहाँ पे कोई भी वाइब्रेशन नहीं होगा। तो ओनली एट हाई टेम्परेचर हम वाइब्रेशन मोशन को कंसीडर करेंगे। बाकी हम सिर्फ 3 मोशंस को कंसीडर करेंगे, एक आपका ट्रांसलेशन मोशन और एक आपका रोटेशन मोशन। तो यहाँ पे अपने पास 3 टाइप्स ऑफ गैसेस होती है। एक होती है आपकी मोनोएटॉमिक गैस, एक होती है आपकी डायएटॉमिक गैस, एक होती है आपकी ट्राइएटॉमिक गैस। मोनोएटॉमिक गैस मतलब उस गैस के पास सिर्फ कितने एटम से, 1। कितने एटम है, 1 एटम। फॉर एग्जाम्पल हीलियम। डायएटॉमिक गैस मतलब जिस गैस के पास कितने मॉलिक्यूल्स है या कितने एटम्स है, 2 एटम्स। कितने एटम्स है, 2 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल आपका O2। ट्राइएटॉमिक गैस जिस गैस के पास आपके कितने एटम्स है, 3 एटम्स। कितने एटम्स है, 3 एटम्स। फॉर एग्जाम्पल O3, ओजोन। तो इस टाइप की गैसेस आपकी क्या कहलाती है, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। तीनों केसेस के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने वाले हैं और इसके लिए हम सबसे बेस्ट तरीका वही अपनाने वाले हैं कि जिस भी एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी क्या हो, कंसिडरेबल या फिर मान्य हो, उस एक्सिस को हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंसीडर करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मोनोएटॉमिक गैस की। किसकी बात करेंगे, मोनोएटॉमिक गैस की।
मतलब जिस पार्टिकल के, जिस सिस्टम के पास या जिस गैस के पास कितने एटम से 1 एटम, कितना है 1 एटम। तो मैं सबसे पहले एग्जांपल ले रहा हूं हीलियम का। ये अपने पास क्या है, हीलियम का एटम। सबसे पहले हम बात करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम की, जो किसके बराबर होती है, आपके ट्रांसलेशन मोशन प्लस रोटेशनल मोशन। हम अभी वाइब्रेशन मोशन की बात नहीं कर रहे क्योंकि हम अभी एट हाई टेम्परेचर नहीं है, हम सिर्फ अभी किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं ट्रांसलेशन मोशन की। मान लीजिए अपना हीलियम का एटम है, अगर मैं इसको 3 एक्सिस में बांट दूं, मेजरली अपनी 3 एक्सिस होती है, ये अपनी एक्स एक्सिस, ये अपनी वाई एक्सिस और ये बाहर की तरफ निकलती हुई जेड एक्सिस। अगर मैं सिस्टम को आगे की तरफ ले जाऊं, अगर मैं इसको मूवमेंट कराऊं इसकी आगे की तरफ, क्या इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी? अगर ये मोशन में है तो इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो होगी, और इस एटम का कोई ना कोई मास तो हो गई। तो अपने को पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। अगर ये एक्स एक्सिस में जा रहा है तो क्या इसके पास एक्स एक्सिस में कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी? जी बिल्कुल होगी, जो किसके बराबर होगी, काइनेटिक एनर्जी इन एक्स एक्सिस बराबर हाफ एम वी एक्स का स्क्वायर। अगर इस एटम का मैं वाई एक्सिस में मूवमेंट कराऊं, किस एक्सिस में, वाई एक्सिस में, तो इसके पास वाई एक्सिस में भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी, जो किसके बराबर होगी, हाफ एम वी वाई स्क्वायर। अगर मैं इस सिस्टम का, इस एटम का जेड एक्सिस में मूवमेंट कराऊं तो जेड एक्सिस में भी इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और जहां आई वेलोसिटी वहां पे क्या आई, उसकी काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम वी जेड स्क्वायर। अब देखिए ये कैसी काइनेटिक एनर्जी है, अपनी लीनियर काइनेटिक एनर्जी। कैसे आए, क्योंकि इसका मोशन कैसा हो रहा है, लीनियर, और अपन ने अभी काइनेटिक एनर्जी कौन सी कंसीडर की है, लीनियर वाली। मतलब इन पूरे एक्सिस, तीनों एक्सिस में इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या मान्य होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि जहां जहां इसका मोशन हो रहा है वहां वहां क्या आएगी, अपनी इसकी काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ये अपना एक हीलियम का एटम है, अगर मैं चाहूं इसको एक्स एक्सिस में ले जाना, क्या मैं ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं। अगर मैं चाहूं इसको वाई एक्सिस में ले जाना, क्या मैं ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं। क्या मैं इसको जेड एक्सिस में ले जा सकता हूं, बिल्कुल ले जा सकता हूं। मतलब इसके पास कोई भी अभी रुकावट नहीं है, ये चाहे तो तीनों एक्सिस में जा सकता है। अगर तीनों एक्सिस में जाने की इसके पास स्वतंत्रता है, क्योंकि इसके पास तीनों एक्सिस में जाने के लिए कोई भी रुकावट नहीं है, मतलब ये तीनों एक्सिस में जा सकता है। मतलब इसके पास तीनों एक्सिस का क्या है, एक्सिस है, ऐसा समझ लीजिए कि एक्सिस है, तीनों एक्सिस में जा सकता है। मतलब ट्रांसलेशन मोशन में तीनों एक्सिस की क्या है, मान्य। तो ट्रांसलेशन मोशन इसके पास कौन कौन से हो गए, एक तो एक्स एक्सिस में, एक वाई एक्सिस में और एक जेड एक्सिस में। तीनों को मिला के कितने हो गए, 3। मतलब ये 3 रास्तों पे जा सकता है। तो इसके पास ट्रांसलेशन कितने हो गए, 3। कितने हो गए, 3। अब हम बात करते हैं रोटेशनल की, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके बराबर है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। अब मैं बात करने वाला हूं रोटेशनल मोशन की। अब मैं किसकी बात करने वाला हूं, रोटेशनल मोशन की। मान लीजिए आपका एक हीलियम का एटम है, अब मुझे इसको क्या कराना है, रोटेट। क्या कराना है, रोटेट। अब मान लीजिए इस पेन को मुझे रोटेट कराना है, तो किसी एक्सिस के अलोंग तो रोटेट कराना पड़ेगा। मान लीजिए ये एक्सिस है और इसके अलोंग मुझे इसको क्या कराना है, रोटेट। तो इसका मैंने क्या किया, रोटेशन। क्या किया, रोटेशन। तो यहाँ पे मुझे इस एटम का भी क्या कराना पड़ेगा, रोटेशन। तो मान लीजिए मैं सेंटर में इसकी क्या मान लेता हूँ, एक एक्सिस, जिसके अलोंग ये क्या करने वाला है, रोटेट। मान लीजिए सेंटर से निकल रही है एक रोड, जिसके अलोंग ये क्या करने वाला है, रोटेशन, बराबर। मान लीजिए ये एक्सिस और ये एटम, ये इसके अलोंग क्या करने वाला है, रोटेशन। अब यहाँ पे कौन सी काइनेटिक एनर्जी आएगी, यहाँ पे आएगी इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कौन सी आएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है अपने पास हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां ओमेगा आपका रोटेशनल वेलोसिटी है, आई है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आई क्या है, आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जहां आई का फॉर्मूला होता है आपका एम आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर, जहां आर क्या है आपकी पर्टिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आर क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब देखिए हमें क्या पता करना है,
क्या इन एक्सिस में इसकी काइनेटिक एनर्जी कंसिडरेबल है या नहीं है, मान्य है या नहीं है। अब देखिए ये एक्सिस के अलोंग रोटेट कर रहा है, बराबर, तो इसके पास कौन सी काइनेटिक एनर्जी होगी, अभी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। इतनी बात समझ में आई, जिसका फॉर्मूला क्या होता है आपका हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब ये घूम रहा है, मतलब इसके पास कोई ना कोई रोटेशनल वेलोसिटी तो है ही है, बराबर, तो इससे हमको कोई भी दिक्कत नहीं है। इससे पहले वाले में जो फॉर्मूला था हाफ एम बी स्क्वायर, वहां पे भी उसके पास कोई वेलोसिटी थी और कोई ना कोई उसका मास था, तो यहाँ पे इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी तो है ही। अब हमें बात करनी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात करनी है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मान लीजिए इस एक्सिस के अलोंग ये जो बाहर की तरफ निकल रही है, इसके अलोंग ये क्या कर रहा है, रोटेशन। तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हुई, इस एक्सिस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुई इसकी, बराबर। इस एटम की इस एक्सिस से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, ये, जो किसके बराबर होगी, आर के। और यहाँ आर क्या है, अगर सेंटर से एक्सिस जा रही है और यहां से इसकी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसके बॉर्डर से, फॉर एग्जांपल एक सर्कल से उसके सेंटर से अगर मैं ये डिस्टेंस देख लूं तो वो किसके बराबर होती है, उस सर्कल के रेडियस के बराबर। तो यहां हमने क्या कंसीडर किया है, एटम। क्या कंसीडर किया है, एटम। तो यहाँ जो एटम है, यहाँ जो एटम है, तो ये जो आर है वो क्या एटम की रेडियस होगी, जी बिल्कुल, वो आर क्या होगी आपकी, रेडियस ऑफ एटम। क्या होगी, रेडियस ऑफ एटम। अब हमने पढ़ा था कि एटम की जो रेडियस होती है वो किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में। किस में होती है, एंगस्ट्रॉम। या फिर मैं इसको लिख सकता हूं 10 to the power -10 मीटर। क्या लिख सकता हूं, 10 to the power -10 मीटर के रेस्पेक्ट में होती है इसकी जो भी रेडियस होती है। अब यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, एम आर स्क्वायर, जहां आर क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मास तो किसका हो गया, एटम का। अब आर की बात कर रहे हैं, आर के ऊपर भी क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। पर हमें पता है कि एटम की रेडियस किस में होती है, एंगस्ट्रॉम में, जो होती है 10 की पावर -10 मीटर। 10 की पावर -10 मीटर। आप इसे फील कीजिए, आप इसे समझिए कि 10 की पावर -10 को अगर मैं ऐसे लिखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, 1/10 की पावर 10, बराबर। और इसको जब मैं ऐसे लिखूं 1/1000000000, मतलब 1/10 कितना टाइम से, 10 की पावर 10। ये ऑलमोस्ट किसके बराबर है, 0. ऑलमोस्ट किसके बराबर है, ये 0 के बराबर। किसके बराबर है, 0। ये तो सिर्फ अपन आर की बात कर रहे हैं, किसकी, जो क्या होती है, रेडियस ऑफ एटम, जो कि यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पर अपने फॉर्मूले में क्या है, एम आर स्क्वायर, मतलब इसका भी क्या है, स्क्वायर। जब मैं 10 की पावर -10 का स्क्वायर कर दूं तो किसके बराबर हो जाता है, 10 की पावर -20, जो अप्रोक्सीमेटली रफली किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। तो जब ये 0 के बराबर हो जाता है तो अपनी आर की वैल्यू कितने के बराबर है, 0 के बराबर। मतलब इस केस में जब मैं आर को 0 लिख देता हूं तो अपने पास m से 0 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आ जाएगा। तो अपने पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, फ्रॉम दिस आर अपना कितना हुआ, 0, तो हाफ एम आर स्क्वायर या एम आर स्क्वायर, जहां पे आर कितना हो गया, 0, तो आई की वैल्यू कितनी आई, 0। पर हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जब आई की वैल्यू भी 0 हो गई तो सबसे मल्टीप्लाई हो गया, ये कितना आ जाएगा, 0। तो यहाँ इस केस में काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 0। कितनी आई, 0। अगर मैं मान लीजिए तो इस केस में तो इसकी काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी आई, 0। जब मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ाया था तब बोला कि जिस एक्सिस पे, जिस मोशन में अगर वो रोटेशनल कर रहा है तो उस जिस भी एक्सिस के अलोंग कर रहा है, अगर वहां पे उसकी काइनेटिक एनर्जी मान्य है तो उसे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंसीडर करेंगे। अगर मान्य नहीं है तो उसे कभी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में कंसीडर नहीं करेंगे। तो जब मैं सेंटर से निकालता हूं, जब सेंटर से निकलता हूं तो इसकी कंसीडरेबल नहीं है। अगर मैं एक्सिस को ऐसे मान के भी रोटेट कराता हूं तो भी आर अपना क्या होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो उस केस में भी अपना डिग्री ऑफ फ्रीडम कंसीडरेबल नहीं है। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे कर देता हूं, क्योंकि ये एटम तो क्या है, इस पे किसी भी तरफ से एक्सिस मानो, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमेशा क्या आएगी, आर। क्या आएगी, आर। देखिए यहाँ पे अभी मैंने एक्सिस मानी थी ये सेंटर वाली, बराबर। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे मान लेता हूं तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, रेडियस ऑफ एटम ही। अगर मैं इस एक्सिस को ऐसे नहीं मान लेता हूं तो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या रहेगी, रेडियस वाली।
तो हर केस में यहाँ पे आपकी काइनेटिक एनर्जी क्या आएगी, 0। तो फॉर मोनोएटॉमिक गैस कोई भी रोटेशनल एनर्जी जब हम निकाल रहे हैं, रोटेशन मोशन में काइनेटिक एनर्जी निकाल रहे हैं, सबकी वैल्यू क्या आ रही है, 0। अब जब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू 0 है तो कोई भी उस काइनेटिक एनर्जी वाले डिग्री ऑफ फ्रीडम में मेंशन नहीं होगा। मतलब अपने पास जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो क्या होती है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल। ट्रांसलेशन अपने पास कितनी निकल के आई थी, 3, और रोटेशनल अपने पास कितनी निकल के आई, 0, क्योंकि तीनों एक्सिस में काइनेटिक एनर्जी की क्या वैल्यू आ रही है, 0। तो अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक कितनी निकल के आती है, 3 के बराबर। अभी वाइब्रेशनल की बात नहीं कर रहे क्योंकि अपन अभी एट द हाई टेम्परेचर नहीं है। तो इस केस में अपनी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आती है फॉर मोनोएटॉमिक एटॉमिक गैस, हमारा F कितना निकल के आता है, 3। आपको सिर्फ ये 3 याद रखना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कि फॉर मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है, 3। कैसे आई उसका मैंने आपको ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अभी दे दिया। अब हम बात करते हैं फॉर डायएटॉमिक गैस, फॉर डायएटॉमिक गैस। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल O2 क्या लेते हैं, O2। O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है ऑक्सीजन का, O डबल बॉन्ड O। अब आप इस पेन को ही O डबल बॉन्ड O कंसीडर कर लीजिए, बीच में ये बॉन्ड है, यहाँ पे O पड़ा है और यहाँ पे भी क्या पड़ा है, O। क्या मैं चाहूं तो इसको एक्स एक्सिस में ले जा सकता हूं, बिल्कुल। ऐसा का ऐसा इसको मूव करा सकता हूं। क्या मैं चाहूं तो इसको वाई एक्सिस में ले जा सकता हूं, बिल्कुल। क्या मैं चाहूं तो इसको जेड एक्सिस में ले जा सकता हूं, बिल्कुल। अगर मैं इसको तीनों एक्सिस में मूव करा सकता हूं, मतलब तीनों एक्सिस में इसके पास क्या है, वेलोसिटी, मतलब तीनों एक्सिस में इसके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो जब मैं अगर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं वो किसके बराबर होती है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, तो ट्रांसलेशन तो डायएटॉमिक में कितनी होती है, 3। कितनी होती है, 3। तीनों एक्सिस में ये इजीली फ्रीली घूम सकता है, और तीनों एक्सिस में अगर फ्रीली घूम सकता है तो तीनों एक्सिस में इसके पास क्या है, वेलोसिटी, मतलब तीनों एक्सिस में इसके पास क्या है, हाफ mv²। अब हम बात करते हैं रोटेशनल की, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर अ डायएटॉमिक गैस। तो ये अपना मॉलिक्यूल, सबसे पहले मैं एक्सिस कंसीडर करता हूं ये वाली, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये अपनी एक्सिस होगी और ये अपना क्या होगा, डायएटॉमिक। अब मैं चाहूं तो इसको ऐसे घुमा सकता हूं, बिल्कुल घुमा सकता हूं, इस एक्सिस के अलोंग इसको ऐसे घुमा सकता हूं। जब मैं इस एक्सिस के इसको अलोंग घुमाऊंगा तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली, बराबर। इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी, ये वाली। जब इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली होगी तो ये वाली तो होगी रेडियस r, तो ये तो कुछ सेंटीमीटर में ही होगी क्योंकि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का बॉन्ड है। मतलब ये क्या है, ये वाली रेडियस तो है नहीं, और रेडियस नहीं है तो इसकी पावर 10⁻⁻10 तो होगी नहीं, बराबर। कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी जो इससे तो क्या होगी, बड़ी, जो इस रेडियस से तो क्या होगी, बड़ी। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं बोल देता हूं x, क्या बोल देता हूं, x। तो ये जो x है वो r से तो क्या होगा, बड़ा। अपने पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है यहाँ पे, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई क्या होता है, mr²। m इन दोनों का मास, r क्या है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मान लीजिए r आपकी 0 आ रही है, ठीक है। अब x कुछ तो आएगी, फॉर एग्जाम्पल 0.0001 सेंटीमीटर कुछ है फॉर एग्जाम्पल के लिए, तो कुछ तो है, कुछ तो वैल्यू है। जब इसका स्क्वायर करेंगे तो कुछ वैल्यू तो आएगी। मतलब इस केस में अपनी काइनेटिक एनर्जी क्या है, कंसिडरेबल। क्या है, कंसिडरेबल, मतलब मान्य है, कोई ना कोई वैल्यू तो देगी। तो एक इस एक्सिस के अलोंग अपने पास एक रोटेशन आती है 1, कितनी आती है, 1। अब हम एक्सिस को चेंज करते हैं, इस एक्सिस के लिए कितनी आ गई, 1। अब हमने एक्सिस को चेंज किया, अब हमने एक्सिस को ऐसे रख दिया, ये एक्सिस बाहर की तरफ और ये इस पे दो मॉलिक्यूल्स पड़े। क्या ये दोनों इसके ऊपर घूम सकते हैं, बिल्कुल घूम सकते हैं। तो एक्सिस ये अपना एटम डबल बॉन्ड, अब एक्सिस बाहर की तरफ निकल रही है, ऐसे बाहर की तरफ निकल रही है, बराबर। अब ये घूमेगा और इसके लिए भी वापस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी हो जाएगी, ये वाली। अब जब ये हो जाएगी तो क्या ये मान्य होगा चीज। इस केस में भी अपने पास एक और क्या आती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। तीसरा केस लेते हैं इसमें, अगर मैं इस एक्सिस को मानता हूं, एक एक्सिस तो अपन ने बाहर की तरफ निकलती हुई मान ली, एक एक्सिस अपन ने ऐसे मान ली, अब एक एक्सिस अपन इस डायरेक्शन में मान रहे हैं। तो
एक एक्सिस अपन इस डायरेक्शन में मान ली। अब इस एक्सिस के अलोंग ये कैसे घूमेगा? फॉर एग्जांपल अपना एटम भी ये है और इसके ऊपर एक्सिस भी यही है। अब यहाँ पे घूमेगा तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है? हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, जहां आई क्या होता है? एम आर स्क्वायर। तो इस एक्सिस से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है क्या वो वापस ये आ जाएगी? जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई तो ये वापस क्या है आपका? रेडियस ऑफ द एटम। क्या है? रेडियस ऑफ द एटम। जब ये रेडियस ऑफ द एटम है तो वो किसके पावर में होती है? 10 की पावर -10 में। किस में होती है? 10 की पावर -10 में। जब इस 10 की पावर -10 को मैं इस आर स्क्वायर में पुट करूंगा तो अपने पास आएगा 10 की पावर -20, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। तो आई की वैल्यू 0। जब हम इसको मैं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में रखूंगा तो अपने पास काइनेटिक एनर्जी भी कितनी निकल के आएगी? 0। कितनी आएगी? 0। तो इस केस में अपने पास काइनेटिक एनर्जी कितनी आई? 0। तो रोटेशन में सिर्फ दो केस में अपने पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आएगी। तो रोटेशनल से अपने को कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम मिली? 2। कितनी मिली? 2। तो रोटेशनल से तो अपने को मिली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। इससे पहले जब ट्रांसलेशन की निकाली थी उससे अपने पास निकल के आई थी 3। कितनी निकल के आई थी? 3। तो टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम अपने पास कितनी निकल के आती है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, वो आती है अपने पास 3 + 2 यानी 5। तो 4 डायएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है अपने पास? 5। ये आपको डायरेक्ट याद होता है तो अच्छी बात है, और डायरेक्ट याद ही रखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको कैसे पुट करना है, बस कैसे आया वो मैंने आपको डिफाइन कर दिया। तो 4 मोनोएटॉमिक डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी कितनी होती है? 3। 4 डायएटॉमिक आपकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? 5। अब हम बात करते हैं ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस। ट्राइएटॉमिक आइडियल गैस। अब ट्राइएटॉमिक में भी 2 केस होते हैं, एक आपका होता है लीनियर और एक आपका होता है नॉन लीनियर। आपका गैस का स्ट्रक्चर कैसा है? अगर लीनियर है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगी, अगर नॉन लीनियर है तो उसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम अलग होगी। तो इसके 2 एग्जांपल अपन ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं CO2 की बात करूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये अपना किस टाइप का कॉम्बिनेशन है? लीनियर कॉम्बिनेशन है। कैसा है? लीनियर। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? लीनियर। जब इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड O। तो इसकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आती है, अब ये सेम वैसा का वैसा स्ट्रक्चर बन रहा है जो इससे पहले हमने पढ़ा था, ये वाला, बराबर। तो वैसा का वैसा ही इसके अंदर भी होगा। अगर मैं चाहूं इसको इधर से इधर मूव करना, ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं चाहूं इसको ऊपर y एक्सिस में ले जाना तो ये जा सकता है, बिल्कुल जा सकता है। अगर मैं चाहूं इसको z एक्सिस में ले जाना तो ये बिल्कुल जा सकता है। तो लीनियर की जब मैं ट्रांसलेशन की बात करूं तो इसके पास तीनों एक्सिस में जाने का कोई भी बाध्यता नहीं है, तो ये तीनों एक्सिस में जा सकता है। तो इसके पास ट्रांसलेशन कितनी हो जाएगी? 3। कितनी हो जाएगी? 3। अब मैं इसकी रोटेशन की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? रोटेशन की। तो जब मैं इस एक्सिस की बात करता हूं फॉर रोटेशन, जब मैं इस एक्सिस की बात करता हूं तो वो इजीली मूव कर सकता है। जब मैं इस एक्सिस की बात करता हूं तो सेम पहले वाला केस, उसके अंदर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो कौन सी आ जाएगी? उसके रेडियस वाली। कौन सी आ जाएगी? उसके रेडियस वाली। तो जब रेडियस वाली आ गई तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंसीडरेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी सिर्फ इसके पास रोटेशन के 2 ही केस निकल के आते हैं, एक तो इस एक्सिस में और एक आपका इस एक्सिस में। सिर्फ इन्हीं 2 एक्सिस में आपकी क्या निकल के आती है? काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन भी आपके पास कितनी हो जाती है? 2, और ट्रांसलेशन कितनी हो जाती है? 3। ये कौन सा केस है? आपका लीनियर केस है। ट्राइएटॉमिक में कौन सा केस है? लीनियर। तो आपके पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आती है? ट्रांसलेशन प्लस रोटेशनल, वो होती है आपकी 3 + 2। ये आपकी कितनी निकल के आती है? 5। कितनी निकल के आती है? 5। अब हम बात करते हैं नॉन लीनियर की। किसकी बात करेंगे? नॉन लीनियर की। तो ट्राइएटॉमिक में नॉन लीनियर वाला केस पढ़ते हैं अपन।
जब हम नॉन लीनियर का केस पढ़ते हैं तो इसका आप एग्जांपल लेते हैं SO2। इसका स्ट्रक्चर होता है आपका लीनियर स्ट्रक्चर नहीं होता, जैसे CO2 का लीनियर स्ट्रक्चर था, SO2 का आपका स्ट्रक्चर होता है S डबल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O। तो मान लीजिए इस स्ट्रक्चर को मैं चाहूं, क्या मैं इसको एक्स एक्सिस में ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। क्या मैं इसको वाई एक्सिस में ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। क्या मैं इसको जेड एक्सिस में ले जा सकता हूं? बिल्कुल ले जा सकता हूं। मतलब तीनों एक्सिस में इसका मोशन मैं करा सकता हूं। जब मैं मोशन करा सकता हूं तो तीनों एक्सिस में इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी, और जब तीनों एक्सिस में इसके पास कोई ना कोई वेलोसिटी होगी तो इसके पास कोई ना कोई क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी, बराबर। तो अपने पास ट्रांसलेशन वापस कितनी निकल के आती है इस केस में? 3। कितनी निकल के आती है? 3। अब अपन बात करते हैं रोटेशनल मोशन की। किसकी बात करेंगे? रोटेशनल मोशन की। तो अगर मैं S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O अगर ये एक्सिस कंसीडर करता हूं तो इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? यही वाली, मतलब R से तो ज्यादा ही होगी। R से तो क्या होगी? ज्यादा। इस एक्सिस में क्या इस एक्सिस में अपने पास, इस एक्सिस में क्या अपने पास काइनेटिक एनर्जी कंसीडरेबल है? जी बिल्कुल है। अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, अगर मैं इस एक्सिस की बात करूं तो इसके लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या हो जाएगी? ये। तो ये भी क्या है? R से तो ज्यादा। तो क्या इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी कंसीडरेबल है? बिल्कुल है। इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या है? कंसीडरेबल। अगर मैं बात करता हूं तीसरी एक्सिस की, S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो अगर मैं एक्सिस ये वाली ले लेता हूं तो क्या ये वाली डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस R से ज्यादा है? जी बिल्कुल है, परपेंडिकुलर R से ज्यादा है। तो इस केस में भी काइनेटिक एनर्जी क्या है आपकी? कंसीडरेबल। क्या है? कंसीडरेबल। तो जब नॉन लीनियर की बात आ रही है, किस केस में नॉन लीनियर की बात आ रही है? तो नॉन लीनियर में आपकी जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है जो किसके बराबर होती है? एक तो आपकी होती है वो ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। तो ये डिग्री ऑफ फ्रीडम आपकी हो जाती है इस केस में 3 ट्रांसलेशन और 3 रोटेशन। तो टोटल आपकी कितनी निकल के आती है? 6। कितनी निकल के आती है? 6। अगर मैं सारे टॉपिक को सम अप करूं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम, सारे प्रोसेस की बात करते हैं हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की। तो जब हमने मोनोएटॉमिक की बात की थी, ट्राइएटॉमिक की बात की थी, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और ट्राइएटॉमिक। तो मोनोएटॉमिक के लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी निकल के आई थी? 3 ट्रांसलेशन और रोटेशन कितनी थी? 0। तो ट्रांसलेशन और रोटेशन कितनी थी? 0। तो टोटल कितनी हो गई अपने पास? 3। जब हमने डायएटॉमिक की बात की थी तो अपने पास ट्रांसलेशन निकल के आई थी 3 और रोटेशन निकल के आई थी 2। तो टोटल अपने पास हो गई थी 5। और ट्राइएटॉमिक में 2 केस थे, एक था आपका लीनियर और एक था आपका नॉन लीनियर। तो लीनियर वाले केस में डायएटॉमिक वाला ही केस कंसीडर किया था 3, 2 कितने हो गए थे? 5। और नॉन लीनियर के अपने पास दोनों में कितने आए थे? 3 और 3, और ये कितने हो गए थे? 6। तो आपका पूरा टेबल बन गया है। आपको सिर्फ इन वैल्यूज को याद रखना है ताकि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाए। वो सिर्फ मेथड था कि कैसे इनकी डिग्री ऑफ फ्रीडम निकल के आती है। अब इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको क्वेश्चंस के लिए सिर्फ इसे याद करना है। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करने वाले हैं डेल्टा टी की। अपना फॉर्मूला क्या था डेल यू का? चेंज इन इंटरनल एनर्जी का NF/2 R डेल्टा टी। तो F अपना था डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिससे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन कर दिया। R है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है आपकी 8.31
और इसकी यूनिट होती है आपकी जूल पर मोल केल्विन। जूल पर मोल केल्विन ये आपकी किसकी वैल्यू है? आर की, जो पूरे सिस्टम के लिए हमेशा क्या रहता है? कांस्टेंट। चाहे कोई इसकी भी पर्टिकुलर सिस्टम की बात हो रही है, ये है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल अपना ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, हर जगह पे किस क्या रहती है? उसकी वैल्यू 9.8। आप यूनिवर्स के किसी भी पार्ट में जाए, आपकी ये वैल्यू क्या रहने वाली है? सेम। तो वैसे ही आपका ये गैस कांस्टेंट कैसा है? हर प्रोसेस के लिए सेम रहने वाला है। अब बात करते हैं हम डेल्टा टी की। डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर। अब कुछ रिलेशंस है जो आपके बहुत सारे क्वेश्चंस में काम आने वाले हैं, उन रिलेशंस की बात करते हैं, उसके बाद हम बढ़ते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। तो कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो आपके क्वेश्चंस में कंसीडरेबल है। उससे पहले अपन दो लॉज की बात करेंगे। एक है आपका बॉयल्स लॉ। जिस भी सिस्टम में अगर ये लिखा हुआ है कि टेम्परेचर आपका क्या है? कांस्टेंट, तो उस केस में हम कौन सा लॉ अप्लाई कर सकते हैं? बॉयल्स लॉ। कौन सा लॉ? बॉयल्स लॉ। तो उस केस में अपना टी क्या होता है? कांस्टेंट। क्या होता है? कांस्टेंट। जब टी अपना कांस्टेंट है तो डेल्टा टी अपना क्या होगा? डेरिवेटिव ऑफ टी क्या होगा? हमें पता है कि हम किसी भी कांस्टेंट चीज का अगर डेरिवेटिव निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी आती है? जीरो। कितनी आती है? जीरो। तो अपने इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या निकल के आएगा? तो डेल्टा टी अपना जीरो हो तो हमें पता है कि अपनी आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। क्या होती है? पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। अब बॉयल्स लॉ क्या कहता है कि जिस प्रोसेस में टेम्परेचर क्या हो? कांस्टेंट। अब टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है, आर वैसे ही अपना कांस्टेंट है, और किसी सिस्टम के लिए अपना नंबर ऑफ मोल्स भी क्या है? कांस्टेंट। तो पीवी बराबर पूरी चीज क्या होगी? अपनी कांस्टेंट। क्या होगी? कांस्टेंट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? P1 V1 बराबर P2 V2। अगर PV बराबर कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या है कि पूरी प्रोसेस के दौरान जो प्रेशर और वॉल्यूम का मल्टीप्लिकेशन है वो दोनों क्या है? कांस्टेंट। मतलब प्रेशर भी कांस्टेंट और वॉल्यूम भी क्या है? कांस्टेंट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान PV बराबर क्या है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन, दोनों पोजीशन पे इसकी वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट। तो ये हो गई अपनी इनिशियल कंडीशन और ये क्या हो गई? अपनी फाइनल कंडीशन। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, PV बराबर कांस्टेंट है तो मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, P प्रोपोर्शनल टू 1/V। मतलब जैसे जैसे इस प्रोसेस में अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर को क्या होना पड़ेगा? कम। क्योंकि अगर किसी चीज को कांस्टेंट रखना है, किसी भी दो वैल्यू को अगर कांस्टेंट रखना है, अगर किसी दो वैल्यू को अपने को क्या रखना है? कांस्टेंट। मान लीजिए यहाँ पे PV इक्वल्स टू कांस्टेंट है, मान लीजिए इन दोनों की वैल्यू 10 है। कितनी है? 10। ठीक है। तो अगर मैं P को मान लीजिए 5 बोलता हूं, कितना बोलता हूं? 5, और मुझे वैल्यू कितनी लानी है? हमेशा 10। कितनी लानी है? 10। तो मैं इसका मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 2 से, तभी मेरे पास 10 आ पाएगा। मतलब मैंने P को तो बड़ा रखा है और V को क्या रखा है? छोटा। तो अपन को किसी भी चीज के मल्टीप्लाई को अगर कांस्टेंट रखनी है तो किसी एक चीज को बढ़ानी पड़ेगी और किसी एक चीज को क्या करनी पड़ेगी? घटानी पड़ेगी। इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, 2 और 5। मतलब मैंने वापस V को बढ़ा दिया इस केस में और P को क्या कर दिया? कम। अगर किसी भी दो चीज के मल्टीप्लिकेशन को अगर कांस्टेंट रखना है तो किसी एक चीज को बढ़ानी पड़ेगी और किसी एक चीज को घटानी पड़ेगी, तभी वो चीज क्या हो पाएगी? आपकी इक्वल कांस्टेंट रह पाएगी। कैसी रह पाएगी? कांस्टेंट। और यही क्या है आपका बॉयल्स लॉ। नेक्स्ट है आपका चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्या है आपका? चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ ये बोलता है जिस भी प्रोसेस में अगर आपका प्रेशर कांस्टेंट है, क्या कांस्टेंट है? प्रेशर। जब प्रेशर कांस्टेंट है तो अपने पास इक्वेशन क्या निकल के आती है? अपनी आइडियल गैस इक्वेशन होती है PV इक्वल्स टू एनआरटी। अब यहाँ पे P क्या है? अपना कांस्टेंट। तो और N और R पहले से क्या होता है? कांस्टेंट। तो इस कांस्टेंट को भी इधर भेज देते हैं तो NR/P T। तो ये चीज तो क्या होगी? पूरी कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल है? आपकी T के प्रोपोर्शन। किसके प्रोपोर्शनल है? T के। और यही लॉ आपका क्या कहता है? चार्ल्स लॉ। इसको मैं फर्दर ऐसा लिखूं तो V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। V/T इक्वल्स टू कांस्टेंट। और इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, V1T1 बराबर V2T2। यही क्या है आपका? चार्ल्स लॉ। क्या है? चार्ल्स लॉ। अब हम बात करने वाले हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। किसकी? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी।
सबसे पहले अपन बात करते हैं स्पेसिफिक हीट की। दो टाइप्स की हीट होती है, एक तो स्पेसिफिक हीट और एक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक हीट को अगर मैं डिफाइन करूं, अगर मुझे किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है, अगर मुझे सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है, तो उस टेम्परेचर चेंज करने में जो हीट यूज हुई वो क्या कहलाती है? आपकी स्पेसिफिक हीट। क्या कहलाती है? स्पेसिफिक हीट। फॉर एग्जांपल, मुझे किसी पानी के कंटेनर में पानी भरा हुआ है, इसके टेम्परेचर को इनिशियल में मान लीजिए 30 डिग्री पे है, इसको मुझे ले जाना है 50 डिग्री पे, इस पे ले जाना है 50 डिग्री पे। तो इस दौरान जो मैंने हीट यूज की 30 से 50 ले जाने में, उस हीट को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट। एक टाइप की हीट होती है, तो इसको डिफाइन अगर मैं करूं, अगर 1 ग्राम के मॉलिक्यूल को मुझे हीट करना है, 1 ग्राम के मॉलिक्यूल को अगर मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उसके कारण के दौरान मुझे जो हीट यूज हुई है उसी को मैं क्या बोलता हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या बोलता हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वापस सुनिए, अगर 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम एटम या 1 ग्राम पार्टिकल को मुझे 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो उस केस में जो मैंने हीट यूज की है उसको मैं क्या बोलता हूं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसका डायरेक्ट फॉर्मूला अपन इसको डिनोट करते हैं स्मॉल सी से। किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सी से। इसका फॉर्मूला आपका निकल के आता है Q/m इंटू डेल्टा टी। Q/m इंटू डेल्टा टी, जहां m है आपका मास, डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर, Q है आपकी हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, m है आपका मास और डेल्टा टी है आपका चेंज इन टेम्परेचर। और इसकी यूनिट निकल के आती है आपके पास, हीट की होती है आपके पास जूल, मास की होती है आपकी ग्राम, और डेल्टा टी के अपन लिख सकते हैं डिग्री सेल्सियस में। तो ये आपकी क्या आती है? यूनिट जूल पर ग्राम सेल्सियस। अब हम बात करते हैं जो अपन ने डिफाइन किया है, तो इसका फॉर्मूला क्या आता है? C=Q/m डेल्टा टी। अगर 1 ग्राम के मॉलिक्यूल को 1 डिग्री से बढ़ाना है, तो जो हीट आती है वो किसके बराबर होती है? स्पेसिफिक हीट के बराबर। किसके बराबर? स्पेसिफिक हीट के बराबर। तो अगर मैं इसको फॉर्मूले में रखता हूं, मास अपना कितना है यहाँ पे 1 ग्राम, और टेम्परेचर भी अपना कितना है 1 डिग्री, तो 1 इंटू 1 और ऊपर कितना आया Q। तो ये जो हीट निकल के आई जो क्या है Q, वो किसके बराबर है? अपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के। किसके? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो Q का फॉर्मूला क्या निकल के आता है अपने पास? Q=CM इंटू डेल्टा टी। ये किस केस के लिए है आपके? ये अगर किसी पार्टिकल की बात हो रही है उसके लिए है। अगर किसी अपन आइडियल गैस की बात करते हैं तो वहां m की जगह आपका क्या आता है? नंबर ऑफ मोल्स। क्या आ जाता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो 4 आइडियल गैस, तो वहां पे अपनी आती है मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या आती है? आइडियल गैस के केस में अपनी जो स्पेसिफिक हीट निकल के आती है वो क्या आती है? 4 मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। इस केस में अपना जो मास है वो किससे चेंज हो जाता है? मोलर मास से। किससे चेंज हो जाता है? मोलर मास से। या फिर नंबर ऑफ मोल से। किससे चेंज हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल से। तो फॉर्मूला आ जाएगा आपका C का Q/n इंटू डेल्टा टी, जहां n क्या है आपका? नंबर ऑफ मोल्स। क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। अब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी 2 टाइप की होती है, एक तो होती है कांस्टेंट प्रेशर और एक होती है आपकी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अगर पूरी प्रोसेस के दौरान अपना वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, तो उस दौरान हम स्पेसिफिक हीट किस कौन सी टाइप की निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इस सब के फॉर्मूले आपको अभी देखने हैं, जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तब आपको ये समझ में आएगा कि इनका महत्व क्या है। अभी इसका डेरिवेशन कराना मुझे कुछ उच्च नहीं लगता इसमें, क्योंकि इसके डेरिवेशन नहीं तो आपके पूछे जाते हैं, आपको सीधा इसके अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। अगर पूरी प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम अपना कैसा है? कांस्टेंट। वॉल्यूम कैसा है आपका? कांस्टेंट। तो वहां पे हम क्या निकालेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CV से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? CV से। इसका फॉर्मूला निकल के आता है Q/n डेल्टा टी। Q/n डेल्टा टी। अगर एट कांस्टेंट प्रेशर है, अगर पूरे प्रोसेस के दौरान अपना प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो वहां पे अपना क्या निकलेगा? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी
एट कांस्टेंट प्रेशर, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Cp से। उसका फॉर्मूला भी निकल के आता है Q अपॉन N डेल्टा T। तो इस केस में अपना प्रेशर कांस्टेंट है और इस केस में अपना वॉल्यूम क्या है, कांस्टेंट। अब इन दोनों के बीच में ही बहुत सारे रिलेशंस होते हैं, इनको डिवाइड करके कुछ अलग रिलेशन आते हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करके कुछ अलग रिलेशन आते हैं। तो स्पेसिफिक हीट को अगर मैं वापस डिफाइन करूं, अगर मुझे किसी सिस्टम का टेम्परेचर चेंज करना है तो उस दौरान जो हीट यूज हुई है उसे हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। एक हीट अपनी टाइप होती है लेटेंट हीट। कौन सा टाइप होता है, लेटेंट हीट। लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई, लेटेंट का मतलब होता है छुपी हुई। तो छुपी हुई हीट का मतलब क्या हो गया, फॉर एग्जांपल जो हीट किसी पर्टिकुलर सिस्टम या किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर दे, किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को क्या कर दे, चेंज, तो उस केस में जो हीट यूज हुई है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। फॉर एग्जांपल अगर मुझे बर्फ से पानी बनाना है, क्या बनाना है, आइस टू वाटर, तो हमें पता है कि आइस से वाटर किस टेम्परेचर पे बनता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे ही बनता है। इस पूरी प्रोसेस के दौरान अपना टेम्परेचर क्या रहता है, 0। क्या रहता है, 0। मतलब अब ये बर्फ से पानी तो बन रहा है, तो इसके अंदर कोई ना कोई हीट तो काम में आई होगी, तभी ये अपनी स्टेट चेंज कर रहा है। तो इस केस में जो हीट यूज होती है वो अपनी कहलाती है लेटेंट हीट। कैसी कहलाती है, लेटेंट हीट, मतलब छुपी हुई ऊर्जा। कैसी ऊर्जा, छुपी हुई। जो हीट किसी सिस्टम के फेस को चेंज कर रहा है, किसको चेंज कर रहा है, फेस को, उसमें क्या कहलाती है, जो हीट यूज हो रही है वो क्या कहलाती है, लेटेंट हीट। और जो किसी सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आती है वो हीट कहलाती है आपकी स्पेसिफिक हीट। तो हमने दो टाइप की हीट पढ़ ली, स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट। अब स्पेसिफिक हीट में भी अपन ने दो टाइप्स की चीजें पढ़ी थी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हमने रिप्रेजेंट किया था Cp एंड Cv से। तो अपन को इसके बहुत सारे फॉर्मूले देखने हैं। अगर मैं Cp को Cv से डिवाइड कर दूं तो अपने पास आता है गामा। क्या आता है, गामा। जब Cp और Cv जहां पे भी गामा लिखा हुआ है उसका मतलब है आपका Cp बाई Cv। अगर मैं Cp माइनस Cv करता हूं तो अपने पास वैल्यू आती है R। क्या आती है, R, जो अपना क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये फॉर्मूले आपके बहुत काम आने वाले हैं न्यूमेरिकल्स के दौरान। इनका डेरिवेशन करना समय की सिर्फ बर्बादी है इसमें, क्योंकि आपके डेरिवेशन पूछे नहीं जाते हैं। आपका सीधा इंस्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा इन फॉर्मूले पे। अगर आपको फॉर्मूले आते हैं तो आप इजी वे में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। जब न्यूमेरिकल्स आएंगे तब मैं आपको एक एक चीज डिफाइन करूंगा कि ये कैसे आया और किस तरह से मैंने इसको स्टेप बाय स्टेप सोल्व किया। तो आप सिर्फ रिलेशन याद रखिए कि Cp बाई Cv कितना होता है, गामा, और Cp माइनस Cv कितना होता है, R। अगर मैं Cv की वैल्यू लिखूं, मान लीजिए क्वेश्चन में डिग्री ऑफ फ्रीडम दे रखा है फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में गिवन है फॉर अ मोनोएटॉमिक गैस। अब आपको पता है कि मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होता है, 3। कितना होता है, 3। तो वहां से आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो अगर आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला पता है कि कितनी मान्य होता है, उसका कितनी वैल्यू होती है, तो आप सीधा Cv निकाल सकते हैं। Cv का फॉर्मूला होता है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम के टर्म्स में, वो आपका निकल के आता है F/2 R, जहां F क्या है आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम और R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। R क्या है आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। अगर मैं Cp की बात करूं तो Cp का फॉर्मूला आपका निकल के आता है 1 + F/2 × R, जहां पे F अगेन क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, R क्या है, गैस कांस्टेंट। अगर ये फॉर्मूले आपको याद है तो आप इजीली वे में सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। फर्स्ट लॉ शुरू करने से पहले हम दो प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिटेल में चर्चा करेंगे, फिर हम फर्स्ट लॉ की तरफ बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए। इस प्रोसेस के दौरान अपना टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट। अगर टेम्परेचर अपना कांस्टेंट है तो मतलब अपना डेल्टा टी भी क्या है, कांस्टेंट। क्या है, कांस्टेंट। अगर अपना डेल्टा टी कांस्टेंट है तो अपने को पता है कि अपनी इंटरनल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, N F/2 RT।
आर डेल्टा टी। अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो इस पूरी प्रोसेस के लिए अपना डेल्टा टी क्या है 0, तो डेल्टा टी अपना क्या हो गया 0, तो अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी आती है 0। तो फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस अपनी इंटरनल एनर्जी कितनी निकल के आती है 0, कितनी निकल के आती है 0। अब हम बात करने वाले हैं एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। किसके लिए? एडियाबेटिक प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए हम अभी वर्क डन का फॉर्मूला निकालने वाले हैं और उस प्रोसेस के बारे में आगे बात करने वाले हैं। हमें पता है कि एडियाबेटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर अपनी हीट क्या होती है कांस्टेंट, मतलब कोई भी हीट का आदान और प्रदान उस सिस्टम के अंदर नहीं होता है, मतलब अपना डेल क्यू कितना है 0, कितना है 0। अपनी आइडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन होती है आइडियल गैस इक्वेशन, वो आती है अपनी पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट। कितनी आती है? पीवी की पावर गामा बराबर कांस्टेंट फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस। हमारे पास क्या इक्वेशन आती है? पीवी की पावर गामा इक्वल्स टू कांस्टेंट, और अपन ने इससे पहले ही पढ़ा है कि गामा क्या है अपना रेशियो ऑफ सीपी बाई सीवी, specific heat capacity at constant volume to the specific heat at the constant volume। तो ये अपनी वैल्यू आती है कांस्टेंट प्रेशर टू द कांस्टेंट वॉल्यूम। तो गामा अपना क्या है सीपी बाई सीवी। अब हम इसका क्या निकालने वाले हैं? वर्क डन। क्या निकालने वाले हैं? वर्क डन। अपने को पता है कि वर्क डन का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी इंटू डीबी। अब हमारे पास डेरिवेटिव किसका है? वी का। किसका है? वी का। तो अपने पास आगे वेरिएबल भी किसका होना चाहिए? वी का। तो हम इस इक्वेशन से इसका वेरिएबल किस में लाएंगे? वी में। किस में लाएंगे? वी में। एज इसको अपन नाम दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। तो बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, बाय यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, इसको नाम दे दिया अपन ने इक्वेशन सेकंड। तो अपन क्या लिख सकते हैं? P V की पावर गामा इक्वल्स टू क्या है? कांस्टेंट K। तो क्या मैं P को ऐसा लिख सकता हूं K अपॉन V की पावर गामा, K अपॉन V की पावर गामा बराबर। अब इसको मैं नाम दे रहा हूं इक्वेशन थर्ड। अब मैं इक्वेशन थर्ड को किस में यूज करने वाला हूं? सेकंड में, बाय यूजिंग इक्वेशन थर्ड इंटू इक्वेशन सेकंड बराबर। अब देखिए मैंने इस इक्वेशन थर्ड की जो P की वैल्यू है उसको किस में यूज कर लिया? इक्वेशन सेकंड में। तो अपने पास क्या इक्वेशन निकल के आती है? इंटीग्रेशन ऑफ P को हमने लिख दिया K अपॉन V की पावर गामा इंटू dV। अब K तो अपना कांस्टेंट है, वो क्या आ गया बाहर, तो K अपना क्या आ गया बाहर। अब अपने पास बचा इंटीग्रेशन ऑफ V की पावर गामा D इंटू V। अब हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x की पावर n, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? हम x की पावर को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा -n। और हमें पता है इंटीग्रेशन के लिए अपने को क्या करना पड़ता है? पावर में 1 प्लस और उस पूरी पावर में जो भी है उसका क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। तो ये अपने पास किसका फॉर्मूला निकल के आ जाता है? 1 अपॉन x की पावर n का डेरिवेटिव। तो वैसा ही कुछ सिनेरियो यहाँ पे भी है। यहाँ पे है अपना वेरिएबल तो है v और डेरिवेटिव किसका है? v का। तो 1 अपॉन v की पावर गामा, इसका मैं इंटीग्रेशन करता हूं तो मैं लिख सकता हूं v की पावर गामा को, 1 अपॉन v की पावर गामा को मैं लिख सकता हूं v की पावर माइनस गामा इनटू में अपना क्या चल रहा है? dv। तो इंटीग्रेशन के लिए अब वॉल्यूम, इनिशियल में कोई वॉल्यूम रहा होगा, फाइनल में कोई ना कोई वॉल्यूम रहा होगा। तो इनिशियल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं v1 और फाइनल वॉल्यूम को मैं लिख देता हूं v2। तो अपना इंटीग्रेशन कहां से कहां होना है पूरी प्रोसेस के दौरान? इनिशियल वॉल्यूम टू फाइनल वॉल्यूम। अब v की पावर माइनस गामा का इंटीग्रेशन होगा v की पावर माइनस गामा प्लस 1 और डिवाइड में आ जाएगा माइनस गामा प्लस 1 और लिमिट लग जाएगी अपनी v1 से v2 और साथ में एक कांस्टेंट k चल ही रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लगती है अपर लिमिट, फिर लगती है लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट लगाई v2 माइनस गामा प्लस 1 अपन में चल रहा है माइनस गामा प्लस 1, बीच में आएगा माइनस। अब लगानी है लोअर लिमिट, तो v1 माइनस गामा प्लस 1 अपॉन में माइनस गामा प्लस 1। नीचे से अगर मैं एलसीएम लेता हूं माइनस गामा प्लस 1 का, मैंने नीचे का क्या लिया? एलसीएम। तो माइनस गामा प्लस 1 क्या आ गया अपने पास? एलसीएम। ऊपर क्या बचा अपने पास? v2
माइनस गामा प्लस 1 माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। अब इस माइनस गामा प्लस 1 को मैं बाहर ले लेता हूं, तो अपने पास क्या बचता है, K अपॉन माइनस गामा प्लस 1 V2 माइनस गामा प्लस 1, बीच में माइनस V1 माइनस गामा प्लस 1। ये पूरा एक यूनिट है और ये पूरा एक यूनिट है। अब मैं इस कांस्टेंट K को अंदर की तरफ भेज रहा हूं। इस कांस्टेंट K को मैं कहां की तरफ भेज रहा हूं, अंदर की तरफ। तो ये होता है 1 अपॉन, क्या मैं माइनस गामा प्लस 1 को ऐसा लिख सकता हूं 1 माइनस गामा, तो इसको मैंने लिख दिया 1 माइनस गामा। अब मैंने इस K को अंदर की तरफ भेजा तो ये K दोनों से मल्टीप्लाई हो गया। B2 माइनस गामा प्लस 1 को वापस मैंने लिख दिया 1 माइनस गामा माइनस K B1 1 माइनस गामा, मैंने इसको वापस क्या लिख दिया 1 माइनस गामा। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हमें पता है कि K की वैल्यू कितनी आती है, हमें पता है कि K की वैल्यू कितनी आती है। हमने क्या किया, सबसे पहले K की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली, K की, जो किसके बराबर आती है। हमने इक्वेशन में जब स्टार्ट में पढ़ा था कि P1 B1 सॉरी, हमने जब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए जो इक्वेशन पढ़ी थी वो थी P V की पावर गामा बराबर कांस्टेंट K। तो क्या मैं K को वापस ऐसा लिख सकता हूं P V की पावर गामा, क्या मैं इसको वापस ऐसा लिख सकता हूं, बिल्कुल। तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ K, यहां पे मैंने K की वैल्यू रखी, तो ये चल रहा है 1 अपॉन 1 माइनस गामा। K को मैंने लिख दिया P V की पावर गामा, और साथ में चल रहा है आपका V2 1 माइनस गामा, साथ में माइनस P V V1 1 माइनस गामा बराबर P1 माइनस गामा। अब देखिए यहां पे एक ट्विस्ट ये है कि जब P V की पावर गामा इक्वल्स टू K है, P V पावर गामा इक्वल्स टू K, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं P1 V1 गामा इक्वल्स टू P2 V1 गामा, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। तो मैंने जहां जहां V2 है वहां पे क्या ले लिया P1 P2 V2, और जहां जहां 1 है मैंने उसको क्या ले लिया P1 V1, क्योंकि अपने को पता है कि PV बराबर क्या है कांस्टेंट। तो जहां जहां ये PV है वहां पे मैंने कंसीडरेबल जो जो कर सकता है उसके हिसाब से मैंने क्या लिख दिया P2 V2, और यहां पे भी क्या लिख दिया P1 V1। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, तो W इक्वल्स टू कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस गामा। अब मैं इसको अगर अलग अलग लिखूं तो P2 V2 गामा, अगर ये माइनस है तो मैं इसको मल्टीप्लीकेशन की फॉर्म में लिख रहा हूं V2 की पावर 1 इंटू V2 की पावर माइनस गामा, और साथ में आ गया P1 V1, इसको मैं अलग लिख दूं तो P1 की पावर 1 मल्टीप्लाई V1 की पावर माइनस 1, क्योंकि अगर मल्टीप्लायर में बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाती है 8, हमें पता है। तो हमने इसका रिवर्स प्रोसेस लिख दिया है कि पावर सब्ट्रैक्शन में लिखी हुई, तो मैंने इसको किस फॉर्म में लिया है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे V2 की पावर गामा है और ये क्या है V2 की पावर माइनस गामा, तो V2 की पावर माइनस गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन V2 की पावर गामा। तो ये वाली टर्म से ये वाली टर्म क्या हो जाएगी कट, और यहाँ पे क्या है V1 और यहाँ पे क्या है V1 की पावर माइनस गामा। तो V1 और V1 की पावर माइनस गामा को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन V1 की पावर माइनस गामा। तो इस वाली टर्म से ये वाली टर्म भी क्या हो जाएगी कट, क्या हो जाएगी कट। तो अपने पास सिर्फ क्या बचा, तो अपने पास सिर्फ क्या बचा W इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 की पावर 1 V2 ही होता है माइनस P1 V1। तो अपने पास क्या फॉर्मूला निकल के आया वर्क डन का फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस वर्क डन का फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है 1 अपॉन 1 माइनस गामा P2 V2 माइनस P1 V1। यह आपका फॉर्मूला निकल के आता है एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए। इसको हम फर्दर और चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि हमको ऐसे पता है कि PV इक्वल्स टू क्या होता है nRT, क्या होता है PV इक्वल्स टू nRT। अब PV इक्वल्स टू nRT होता है, तो अगर मैं P1 V1 को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं R
nRT1 और मैं P2V2 को लिखना चाहूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं nRT2, क्योंकि n अपना क्या रहने वाला है कांस्टेंट और r भी अपना क्या रहने वाला है कांस्टेंट। तो इन दोनों को मैं क्या कर रहा हूं इस इक्वेशन में पुट कर रहा हूं। तो मैं P1V1 की वैल्यू लिख रहा हूं nRT1 और P2V2 की वैल्यू लिख रहा हूं nRT2। तो बाय रिप्लेसिंग वैल्यू ऑफ P1V1 एंड P2V2 हम क्या लिख सकते हैं इसको, W इक्वल्स टू 1/1 माइनस गामा। P2V2 को हमने लिखा nRT2 माइनस P1V1 को हमने लिखा nRT1। अब nr अपना कांस्टेंट है, दोनों चीज में कॉमन है, तो nr को अपन ने क्या लिख दिया बाहर की साइड। nr आ गया आपका बाहर, ये आ गया 1 माइनस गामा और अंदर आ गया T2 माइनस T1। तो आपके फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस आपके दो फॉर्मूले निकल के आते हैं वर्क डन के, दोनों को मैं लिख लेता हूं आपके लिए अलग से। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस आपके लिए जो दो वर्क डन के फॉर्मूले निकल के आते हैं, पहला फॉर्मूला आपके लिए निकल के आता है 1/1 माइनस गामा P2V2 माइनस P1V1। एक फॉर्मूला तो आपके ये निकल के आता है जहां गामा क्या है आपका CP/CV, R आपका इसमें है नहीं। और नेक्स्ट फॉर्मूला आपका निकल के आता है nR/1 माइनस गामा T2 माइनस T1, जहां T2 आपका फाइनल टेम्परेचर है, T1 आपका इनिशियल टेम्परेचर है, n आपका नंबर ऑफ मोल्स है, R आपका गैस कांस्टेंट है और गामा आपका क्या है CP/CV। तो R है आपका गैस कांस्टेंट, n है आपका नंबर ऑफ मोल्स, गामा है आपका CP/CV, T2 है आपका फाइनल टेम्परेचर और T1 है आपका इनिशियल टेम्परेचर। अब तक के जितने बेसिक टॉपिक हो सकते थे फर्स्ट लॉ को पढ़ने से पहले आज तक की वीडियो में इसको कंप्लीट करा दिया गया है। आपको सिर्फ ये फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि क्वेश्चंस में आपको सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन से ही पूछे जाएंगे। मैं ट्रिक्स बता दी है और आगे वाले फर्दर वीडियोस में हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स लेके आने वाले हैं इस सारे फॉर्मूलेटिक से रिलेटेड। क्वेश्चन तभी होंगे जब हम इसके बेसिक कंसेप्ट जान पाएंगे, तब तक हम क्वेश्चन की तरफ नहीं बढ़ सकते जब तक हमारा ये पैटर्न क्लियर नहीं है। आपको मेनली क्वेश्चन ही क्वालिफाई करने हैं, उसमें आपकी कोई भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन इतने नहीं पूछे जाते ऑब्जेक्टिव में। तो आपको जो मेजर फोकस करना है वो न्यूमेरिकल्स पे ही फोकस करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फिर हम बात करेंगे कार्नोट इंजन की। एक लेक्चर और बचा है इसका जिसमें रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे और आपका थ्योरेटिकल पार्ट जितना भी है वो खत्म हो जाएगा। फिर हम आपके 3 लेक्चर्स या 4 लेक्चर्स लेके आएंगे जिसके अंदर सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। न्यूमेरिकल्स से पहले जितना पोर्शन आपको वैलिड है और जितना पढ़ना जरूरी है वो सब मैंने आपको इस वीडियो तक पढ़ा दिया है। नेक्स्ट वीडियो से हम शुरू करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। धन्यवाद।